वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है। और वे विद्यार्थी जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और साथ ही रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से भी संबद्ध जितने भी महाविद्यालयों के हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जिनकी संभावना इस एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है। मैं एक बात और भी यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा दूँ आपको पहले से ही कि ऐसा नहीं है कि कोई ये इन प्रश्नों को आने की 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त भी आप अपना और तैयारी को बनाए रखिए। लेकिन पिछले अगर मैं पेपरों को देखूँ, पीछे जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है। दूसरा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ये कहते रहे हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस उनको नहीं मिल पाता है, तो वो सिलेबस कहाँ से मिलेगा उनके लिए, कैसे मिलेगा। तो आज की इस क्लास में मैंने सिलेबस भी यहाँ पे डाला हुआ है। पहले सिलेबस देख लेंगे और उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहली जो क्लास होगी इसमें मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और इसके जो सेकंड पार्ट होगा, दूसरी क्लास होगी, उसमें बाकी के 50 प्रश्न बताऊँगा। तो इस तरह से मैं 100 प्रश्न आपको बताऊँगा। उसमें ऐसी संभावना है कि आपको पास होने लायक प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अच्छी परसेंटेज चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त और भी आप प्रश्न देख सकते हैं, या मैं इन 100 प्रश्नों के अलावा भी एक और क्लास अपलोड करूंगा, उसमें भी 50 प्रश्न होंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में और आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर का नाम आपको पता होगा ही, देखो क्लास आपकी BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड है, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, कोर्स कोड है A070201T, और जो पेपर है उस पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये 4 क्रेडिट का है। पेपर जो होगा आपका वो 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का होगा, और 25 नंबर का इसमें आपका इंटरनल होगा। तो 25 नंबर का इंटरनल आप कराएंगे और जो 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल है। तो इंटरनल असेसमेंट है ये, आपको मैं बता दूँ, जो 25 नंबर वाला है उसमें असेसमेंट में आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह जमा कर दी होंगी, उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ये जो पेपर होगा आपका, जो यूनिवर्सिटी कराएगी, वो आपका 75 मार्क्स का होगा। तो उसमें 75 मार्क्स में जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल आपके 8 यूनिट दिए हुए हैं। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में दिया है आपका द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। यूनिट नंबर सेकंड है इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। And unit number third, cultural and ethnic diversity, diversity in respect of language, caste, region and religious beliefs and practices. Unit 4 है travel, communities in India, geographical distribution, problem of assimilation, integration and assertion, backwardness and underdevelopment in tribe. Unit number 5th है basic institution of Indian society, caste, marriage, religion, class and joint family. यूनिट 7 है सोशल क्लासेस इन इंडिया, एग्रियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, द मिडिल क्लास, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड वीमेंस। यूनिट नंबर 7 है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, डेमोग्राफिक एनालिसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेमोग्राफिक थ्योरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। एंड लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 8, देन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन सोसाइटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, casteism and politics of caste in India, communalism and politics of communalism and नक्सलिज्म। तो ये आपकी सिलेबस है। सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको दिखाया है। इसके आधार पर देखो, आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आपको बाकी परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है आपको सिलेबस को समझ पाना। तो कैसे आप अपने सिलेबस को समझ पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है, तो पहला जो आपका यूनिट है उसमें आप देखेंगे द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो इस यूनिट से जो आपको प्रश्न मिलेंगे, कम से कम 10 प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। 10 प्रश्न इससे आपको मिलते हैं। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला जो आपका यूनिट है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सेटलमेंट वेयर पीपल आर प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिस एंड विलेजेस।
हिंदी में जब हम इसका ट्रांसलेट करते तो है वह बस्ती जहाँ लोग मुख्यतः कृषि में लगे होते हैं कहलाती है। क्या? कस्बा, नगर, महानगर या गांव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसको कहते हैं हम गांव। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण शहरी संपर्क का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गांव और शहर के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परस्पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया मीन्स? So right answer of this question is option C. C, despite different cultures, languages and religions, Indians share a common identity. अर्थात विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद भारतीय एक समान पहचान रखते हैं। ये एकता में विविधता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज अ सिटी इज डेमोग्राफिकली डिफाइंड एज ए प्लेस विद पॉपुलेशन टिपिकली अबव। अर्थात जनसांख्यिकी की दृष्टि से नगर उस स्थान को कहते हैं जहां जनसंख्या सामान्यता से अधिक हो। आपके पास ऑप्शन है 5000, 10,000, 5 लाख, देन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 50 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेशन अभी समाजशास्त्र में बदली नहीं है, और ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि 5000 से अधिक जहाँ पर जनसंख्या होगी उस स्थान को नगर कहेंगे। तो ये बहुत पहले की डेफिनेशन है। आप देखेंगे 2000 के बाद और 2011 की जनगणना के बाद इस डेफिनेशन को बदल दिया गया, और ये कहा गया कि 5000 से ऊपर की जो आबादी होगी उसको नगर नहीं बल्कि उसको हम टाउन कहेंगे, नहीं कस्बा उसको कहा जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा अपने को करेक्ट करके रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण शहरी सातत्य का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, छोटे कस्बे जिन पर आसपास के गाँव सेवाओं के लिए निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, गांव शहर सांस्कृतिक संपर्क को समझाने वाली लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा किसने दी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ टाउन डिफर्स फ्रॉम ए विलेज मेनली इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ प्राइमरी स्कूल, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस बीइंग डोमिनेंट, लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द लास्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So the right answer of this question is option B. B means non-agricultural occupation being dominant. So the next question is question number 8. The Remembered Village किस भारतीय समाजशास्त्री ने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है The Remembered Village, और आपको इसके राइटर का नाम बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवास। And the question number 9, the flow of goods, services, ideas and people between rural and urban areas is called. So right answer is option B, rural urban linkage. Next question number 10, Sanskritization as a process of cultural change was propounded by. So right answer is option B, M.N. Srinivas. And unit number 2, the name structure of unit number 2, Indological, historical, structural and functional perspective to study Indian society. So the question number 11, the Indological perspective primarily relies on the study of, right answer is option B, शास्त्रीय ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और प्राचीन साहित्य, क्लासिकल टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स एंड एंशिएंट लिटरेचर। Then question number 12, who among the following is a major exponent of the Indological approach? Right answer option B, G.S. Ghurye. Question number 13, the historical perspective in studying Indian society emphasis. Right answer is option B, सामाजिक संस्थाओं का विकासवादी और कालानुक्रमिक विकास। Question number 14, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज को किस रूप में देखता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली जो एक साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जाति व्यवस्था पर संरचनावादी परिप्रेक्ष्य, होमो हायरार्किस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यू ड्यूमेंट। एंड द क्वेश्चन नंबर 16, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमें क्या समझने में मदद करता है? सही आंसर ऑप्शन बी, कैसे उपनिवेशवाद ने आधुनिक भारतीय संस्थाओं को आकार दिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अवधारणाओं और श्रेणियों के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन किसकी विशेषता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राच्य विद्या परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा परिप्रेक्ष्य सबसे अधिक रेडक्लिफ ब्राउन से जुड़ा है और भारतीय समाज पर M.N. श्रीनिवास द्वारा लागू किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। एंड क्वेश्चन नंबर 19, A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सही आंसर है इसका, मार्क्सवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण।
Question number 20, the Indological approach is criticized for being, the right answer is option B, textual and ब्राह्मणिकल वाइज, ग्रंथ केंद्रित और ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह के लिए। यूनिट नंबर 3, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन बेसिस ऑन यूनिट नंबर 3, हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय, हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया इंक्लूड, अर्थात भारत में प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जाति विविधता की विशेषता क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हजारों जातियां जिनमें पदानुक्रमित क्रम है। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ऑफन यूज्ड एज ए फ्रेज टू डिस्क्राइब, अर्थात एकता में विविधता का वाक्यांश किसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारतीय सभ्यता की कई संस्कृतियों को एक साथ रखने की क्षमता। एंड द क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर राज्य। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू, अर्थात भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद शब्द का क्या अर्थ है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित से अधिक अपने क्षेत्र के प्रति अतिरंजित निष्ठा। देखिए, क्षेत्रवाद उसको कहा जाता है जहां आप राष्ट्र को दूसरे नंबर पर रख देते हैं और अपने क्षेत्र को पहले नंबर पर रखते हैं। कुछ राज्य ऐसे जो कहते हैं कि उनका राज्य पहले है, देश बाद में है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले जम्मू कश्मीर के लिए यही कहा जाता था कि वो लोग क्या करते थे कि वो अलग अपने को एक अलग राष्ट्र मानते थे और कहते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा पहले है और जो भारत है वो हमारा बाद में है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रवाद, जहाँ राष्ट्रीय हित से अधिक अपने क्षेत्र के प्रति व्यक्ति अतिरंजित निष्ठा दिखाता है। संविधान के अनुसार इलीगल है, आप जानते होंगे ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में धार्मिक विविधता में सभी प्रमुख धर्म शामिल हैं। भारत में किस धर्म की उत्पत्ति हुई। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन मुख्यतः किस वर्ष में किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1956 में। यूनिट नंबर 4, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड असर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंड बेसिस ऑन दिस सिलेबस, द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, भारत में सबसे बड़ी जनजातीय संख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, जनजातियों के आत्मसातीकरण की समस्या का क्या अर्थ है। सही आंसर ऑप्शन बी, जनजातीय संस्कृति का मुख्य धारा संस्कृति में अवशोषण, अक्सर मूल पहचान खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुसूची नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 34, जनजातियों का पिछड़ापन मुख्यतः किस कारण से है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अलगाव, बुनियादी ढांचे की कमी और शोषण। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म PVTG स्टैंड फॉर, अर्थात PVTG का पूर्ण रूप क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। PVTG यहाँ देख सकते हैं, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी जनजाति झूम यानी स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागा। क्वेश्चन नंबर 37, जनजातियों के एकीकरण की समस्या का क्या अर्थ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिना सारी पहचान खोए जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 38, जनजातीय आत्म प्रतिपादन का क्या अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों, मान्यता और कभी कभी अलग राज्य की मांग। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम। और क्वेश्चन नंबर 40 जनजातीय भारत पर अपने काम और द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स लिखने के लिए कौन जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेरियर एल्विन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में 40 प्रश्न हैं और बाकी के 60 प्रश्न अगली क्लास में होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका आंसर देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।